और उनकी वो हालत हो रखी थी, किसी की एक ही बाजू है, एक बाजू उड़ी हुई है, किसी का आधा मुंह ही उड़ा हुआ है जी, किसी की एक टांग ही उड़ी हुई है। इतना जबरदस्त फायर हुआ था पाकिस्तानी। हाँ जी, तो हमारी तो फौज जो है हमें तनख्वाही नहीं दे रही, हम तो जबरदस्ती जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हम लड़ क्यों रहे हैं। अवार्ड कोई नहीं दिया, अक्सर तकरीबन देखा गया है, जो हमने देखा है, जब तक आपके 2-4 गोलियां नहीं लगती ना, तब तक आपको गवर्नमेंट अवार्ड नहीं देती। कमांडो कोर्स इतना टफ होता है कि इस कोर्स को करने में अगर इंसान की जान भी चली जाए तो गवर्नमेंट कहती कि इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं कि मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाना जरूरी था। और जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने उनके सारे बॉर्डर सील कर दिए, तो समुद्री साइड से पूरा ब्लॉक कर दिया कि अब तुम्हारे पास वेस्ट पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं आ सकती। अगर आप सरेंडर करते हो बहुत सी बात है, नहीं तो यू ऑल विल बी किल्ड, तुम सबको उड़ा दिया जाएगा। किसी पोस्ट पे गए तो नाम रख दो जी मधुबाला पाकिस्तान की, और बाकी के उनको पता लग गया कि हम पे अटैक हो रहे हैं, वेपन लेकर के बाहर आ गए कि जी हमें आप गिरफ्तार कर लीजिए, हमें प्रिजनर बना लीजिए, हम लड़ाई नहीं कर सकते। और उनकी वो हालत हो रखी थी, किसी की एक ही बाजू है, एक बाजू उड़ी हुई है, किसी का आधा मुंह ही उड़ा हुआ है जी, किसी की एक टांग ही उड़ी हुई है। इतना जबरदस्त फायर हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं है, यानी वो लड़ने के काबिल ही नहीं थे, लड़ाई नहीं कर सकते थे। तो कुछ एक ऐसे भी थे जो जिनके कुछ ज्यादा नहीं था, वो अपनी समस्याएं कह रहे थे, जी हमें तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिले, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं पीछे। पाकिस्तानी। हाँ जी, तो हमारी तो फौज जो है हमें तनख्वाही नहीं दे रही, हमें तो जबरदस्ती जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हम लड़ क्यों रहे हैं। जब हमारे बच्चे ही भूखे मर रहे हैं तो हम यहाँ पर लड़ाई लड़के करेंगे क्या। ऐसे भी उन लोगों से जब बातचीत हुई तो बहरहाल मैंने तीनों पोस्टें जो है 8 बजने से 2 मिनट पहले यानी 7:58 तक तीनों पोस्टों पे इतना फायर करवाया कि वहां उनके सैनिकों का और हमारे सैनिकों की बढ़त जो है वो रुक गई। उनकी पूरी की पूरी 80% कैजुअलिटीज कोई कम नहीं होती, बहुत होती है, और हमारा एक सिंगल जवान जो है उस लड़ाई में मारा नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाँ, ना मेरे अपनी खुद की जो मेरी ओपी पार्टी थी, ना उसमें से, ना मेरे इन्फेंट्री के जवानों में से। सरकार ने इसके लिए कोई अवार्ड कोई नहीं दिया। अक्सर तकरीबन देखा गया है, जो हमने देखा है, जब तक आपके 2-4 गोलियां नहीं लगती ना, तब तक आपको गवर्नमेंट अवार्ड नहीं देती। उनको ये होता है कि ये जख्मी हो कहीं ना कहीं से, जो है शहीद हो तभी अवार्ड मिल रहा है। जीते जी भाई अगर जिंदा आ गए लेकिन आपने जो टारगेट दिया था उसको पूरा कर दिया तो अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे है, वो आज भी है जो शहीद हो गया तो उसके नाम पे तो स्मारक भी बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, कोई पार्क भी बन जाएंगे, लेकिन जब तक आपके 2-4 गोलियां नहीं लगती तब तक आपको जो है इस टाइप के कोई अवार्ड देते नहीं। और इंदिरा गांधी ने ये 2 बड़ी जंगें, हाँ 65 की तो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हाँ 71 की बात करें 71, हाँ जी, तो उसके बाद कभी इन्होंने इस जैसे बांग्लादेश उन्होंने बनवा दिया, हाँ ये 71 की ये वाली लड़ाई जीत ली जी, तो कभी इसको चुनावों में कैश करने की कोशिश की थी कभी? नहीं, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उससे, नहीं आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन इस बात के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि इस बात का कभी कोई किसी चुनाव में उन्होंने इसका श्रेय लेकर के या हमारी कहीं फोटो लगा करके बैनर लगा हुए कभी चुनाव के लिए वोटें मांगी हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरी आंखों के सामने। मैं तो तब जवान था, 26 साल का था, हमने कभी नहीं देखे। उसके आगे तो उनका, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से 2 लड़ाइयाँ बड़ी 65 की और 71 की 2 लड़ाइयाँ और बखूबी बड़े अच्छे ढंग से जीती है, तो लोगों ने देख ही लिया। तो इसलिए जो है इनका जिक्र करने की जरूरत ही कहाँ है, देशवासी भी तो देख ही रहे हैं। भाई ठीक है, उस जमाने में टीवी नहीं थे लेकिन रेडियो तो सब लोग सुनते थे, रेडियो पे तो सारी खबरें आती थी और अखबार भी हुआ करती थी, तो लोग सुनते थे खबरें और लोगों को पता होता है।
मैं ये समझता हूँ ये मुफ्त की जो है ना, पब्लिक को गुमराह करने के लिए लड़ाइयों का, और ख़ास करके फौजियों के क्या कहूँ मैं, फौजियों के खून के ऊपर आप जो है चढ़ करके इलेक्शन जीते, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ये तो संभव मैं कभी नहीं पसंद करूंगा। अरे भाई, आपने अगर कोई इलेक्शन जीतना है, आप अपना मैनिफेस्टो दीजिए, लोगों को बताइए कि आप क्या कर रहेंगे, क्या लोगों को फैसिलिटी दे सकते हैं, उसके हिसाब से जो है आप वोटर लीजिए, लोग देंगे। लेकिन लड़ाई का जो मैदान है या युद्ध में जो हुआ है उसका जिक्र कर करके ये कोई फौजी नहीं चाहता, मैं भी कभी नहीं चाहूंगा। अपने जीवन में एज एक फौजी कोई कसक दिल में रही कि यार ऐसा होता तो अच्छा होता, रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले? जैसे वन रैंक वन पेंशन के लिए काफी लंबा सफर तय किया फौजियों ने, तो कुछ ऐसी कोई डिमांड जो आपके फौजियों को मिलनी चाहिए, जो सहूलियत मिलनी चाहिए, तो कोई सरकार से अपील करना? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये पहले भी था और आज भी चल रही है ये वाली समस्या कि एक होता रेगुलर आर्मी में लोग जा रहे हैं, आर्मी अफसर जा रहे हैं, एक होते शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, वो शुरू में 5 साल के लिए भर्ती होते हैं। 5 साल के बाद अगर उनका रिकॉर्ड सही रहा तो उनके पास ऑप्शन 2 आते हैं कि आप 5 साल के बाद में रेगुलर होना चाहते हैं या आप 5 साल के बाद एक्सटेंशन चाहते हैं, यानी 5 साल के बाद 5 साल और बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई किसी के घर में, जैसे मेरे घर में समस्या थी, उन्हीं दिनों में जिन दिनों मैं लड़ाई लड़ रहा था, पीछे मेरे घर में 3 डेथ हो गई। पहले मेरे यंगर ब्रदर की हुई, मुझसे 5 साल छोटा था, उसकी उसी के शौक से, उसी की क्या कहूँ मैं, दुख से, इतना मदर के लिए इतना बड़ा शौक लगा कि वो 18 दिन के बाद मदर की भी डेथ हो गई। और 71 की जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, मैं उधर लड़ाई लड़ रहा था, पीछे मेरे फादर साहब की डेथ हो गई। 3 डेथ हो गई। 3 डेथ होने के बाद में मुझे ये लगा कि अगर मैं आर्मी में रहा, कल को मेरे बच्चे भी होंगे तो मेरी वाइफ होगी, ये कहाँ जाएंगी, किसके पास जाके रहेगी? गांव में जाएगी, अकेली थोड़ी रह रहेगी। आपका जो पीछे बैकग्राउंड में अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो मेरी वाइफ मेरे बच्चों को संभाल सकते हैं, तो नेचुरली मैं उनके पास भेज सकता हूँ। मैं अपने आगे कहीं भी मेरी पोस्टिंग होगी तो मैं बड़े आराम से अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी को निभा सकता हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि भी अगर मैं रेगुलर हो गया, आर्मी में परमानेंट हो गया, तो मेरी वाइफ या मेरे बच्चे जो हैं ये बर्बाद हो जाएंगे, इनको अच्छा फ्यूचर नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को। ये सोच करके मैंने 5 साल का एक्सटेंशन मांगा, वो जो मुझे आसानी से मिल गया, क्योंकि मेरी वॉर की जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए मुझे तो वो फटाफट उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया 5 साल और 10 साल पूरे करके 10 साल 3 महीने मैंने सर्विस की। लेकिन आर्मी में ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक कहूँगा मैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर, चाहे वो 5 साल के लिए हो, चाहे 10 साल के लिए हो, उसको जितने साल वो रहा है उतने साल के हिसाब से उसको पेंशन तो दो। 5 साल रहा है, उसको 1/4 हिस्सा पेंशन दे दीजिए। 20 साल वाले को पूरी पेंशन मिल रही है तो उसको 25% पेंशन दे दीजिए। मैं 10 साल रहा हूँ, मुझे 50% पेंशन दे दीजिए, कुछ पेंशन तो दीजिए। हम रिटायर होके आ गए, उसके बाद में ना तो हॉस्पिटल फैसिलिटी बंद हो जाती है, उसके बाद में मैं आर्मी के हॉस्पिटल में जाकर के अपने बच्चों का अपना इलाज नहीं करवा सकता, और ना पेंशन मिल रही है। सिर्फ कैंटीन फैसिलिटी उन्होंने वो भी अलाउ की बहुत बाद में। अब पिछले 2 साल से इन्होंने एक हमारा ECHS स्कीम होती है, एक्स सर्विसमैन हेल्थ कंट्रीब्यूटरी स्कीम, तो वो शुरू की है। उसमें भी कैशलेस नहीं है, उसमें भी पहले पॉकेट से पैसे खर्च करो और वो फिर बिल लो हॉस्पिटल से, वो आगे भेजो। अब मेरी वाइफ पीछे बीमार हो गई थी, 8 महीने हो गए, 8 महीने से बिल भेजे हुए हैं, कोई लगभग 2.25 लाख के करीब, उसकी अभी तक पेमेंट नहीं आई। तो मान लिया कल को, अब मेरी वाइफ जो है अभी तक उसकी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर कल को मुझे वाइफ को फिर दोबारा दाखिल करना पड़ जाए, इसका मतलब मुझे तो फिर दोबारा फंड्स की जरूरत है, और जबकि मुझे आर्मी से कोई पेंशन भी नहीं मिल रही, तो वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? हॉस्पिटल में शुरू में पैसे खर्चा करने के लिए कहाँ से लाऊंगा? भाई, आप हमें ज़्यादा नहीं दे सकते हो, कम दे दो, अरे कुछ तो कैशलेस करो।
कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए। जैसे मान लिया मुझे 75% इंटाइटलमेंट है, तो आप 75% कैशलेस करिए हमारा। तो ये एक प्रॉब्लम है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए, ना उनको पेंशन मिल रही है, ना आर्मी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट हो सकता है। और जो ECHS स्कीम ये अभी 2 साल से चलाई है उन्होंने, उसमें भी पहले शुरू में अपनी पॉकेट से खर्च करो और फिर उसके बाद में 1-1 साल लग जाता है वो पैसा आपको वापस मिलने के लिए, और वो भी पूरा नहीं मिलता। 75% मिलता है। जिनकी 10 साल की सर्विस है, जिनकी 5 साल की सर्विस है, उनको 50% मिलता है। वो भी पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। आपने गानों में बहुत अवार्ड जीते हुए हैं, गाने का शौक रखते हैं। देखिए, कहते हैं हर इंसान को भगवान कोई ना कोई ऐसी देन दे देता है जो उसके मतलब शरीर के अंदर जो है ना एक इनबॉर्न क्वालिटी बन जाती है। मैं कॉलेज टाइम में ही गाने गाने का बहुत शौकीन था, कॉलेज में भी गाया करते थे। इवन जब मैं युद्ध लड़ रहा था 1971 का, तो उस टाइम पे भी, ताकि मेरे जवानों का मराल हाई रहे, उनको ये ना लगे कि जी बस हम मर गए, मतलब हर वक्त जो है सहमे ना रहे, उनके हौसलों को बुलंद रखने के लिए मैं वहाँ जो है देशभक्ति के गाने जो 1962 की लड़ाई या 65 की लड़ाई के बाद में गाए गए, वो गाने गा करके मैं लोगों के हौसले अप रखता था। तो ये गानों का शौक़ मुझे शुरू से रहा। और अब तो सारी जिम्मेवारियाँ ख़त्म हो गई हैं, रिटायर्ड लाइफ है, तो मैंने सोचा कि कुछ तो मुझे करना चाहिए। मैंने ये महसूस किया कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, हर बुज़ुर्ग के सामने एक समस्या आती है कि वो अलूफनेस जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो उसको ये कैसे हैंडल करें हम लोग उन बुजुर्गों को, क्योंकि बच्चे अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ सब वर्क कर रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, वो अपने पढ़ाई कर रहे हैं, या बड़े हैं कॉलेज वाले वो स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, तो बुजुर्ग घर में अकेला रह जाता है। उस वक्त जो है कई ऐसे ही बुजुर्ग है अकेले ही है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई या वाइफ रह गई, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनके अकेलापन को जो है उसको कैसे दूर किया जाए, दैट इज़ वन। सेकेंडली, कल को मान लिया उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई संस्था बनाई जाए। तो मैंने एक संस्था को क्रिएट किया, सीनियर सिटीजन्स फोरम, द प्रणाम हमारी सोसाइटी का नाम है। ये आज से 9 साल पहले संस्था मैंने बनाई। तो मेरे मन में एक बड़ी दबी सी इच्छा रहती थी कि फौज में चलो ठीक है, वहाँ हम अपना काम कराएं, अब मुझे समाज के लिए कुछ तो करते रहना चाहिए, कोई तो योगदान रहना चाहिए। तो ये एक निस्वार्थ सेवा करने का भाव मेरे मन में उठा और मैंने फिर उसके बाद में ये संस्था बनाई। तो इस संस्था को रजिस्टर्ड भी कराया 2015 में। अब पिछले 9 साल से ये हमारी संस्था चल रही है, मेरे 165 मेंबर हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या अलूफनेस, एकाकीपन, एकदम डिप्रेशन में चले जाना। तो डिप्रेशन में जाने वाला बंदा जो है फिर धीरे धीरे करके वो समाप्ति हो जाता है। तो इनकी इस समस्या को दूर करने के लिए जो मैंने फोरम बनाई, सीनियर सिटीजन फोरम, उसके अंदर एक हमने बड़ा जो हमारा मेन आइटम रखे, जो मेन हमारा मुद्दा रखा उसमें कि इनका सबका मनोरंजन होना चाहिए। तो उसके अंदर मेरे पास जो है कई सारे लोग हैं, मैंने देखा कौन कौन गा सकते हैं। तो हम लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कोई गाने गाते हैं, कोई पोइम सुनाते हैं, कोई शायरी सुनाते हैं। तो ऐसे करके वो हम लोग हर मीटिंग में ना एंटरटेनमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस रखते हैं। तो मुझे शुरू से जैसे बताया आपको गानों का शौक था ही था। यहाँ का लोकल रेडियो स्टेशन है, मेरे तो गाने उस पर भी रिकॉर्ड होते हैं। और मैंने अपनी यूट्यूब पे चैनल भी बनाई हुई है कैप्टन प्रेमलाल नाहर के नाम से। तो लोग अगर मेरे गाने सुनने चाहें, मेरे 50 के करीब गाने ही हैं उस पर। तो आज भी मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मोस्टली मैं उन्हीं के गाने गाता हूँ। गज़लें जो है जगजीत सिंह जी की गाता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना मेरा दिल का जो शौक़ है, मेरी जो खुद की जो इच्छा थी भाई मुझे गाने गाने चाहिए, वो भी कर लेता हूँ और लोगों का जो मनोरंजन भी हो जाता है। मेरे जितने भी सीनियर सिटीजन फोरम के सदस्य हैं उनका अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है, वक्त अच्छा पास हो जाता है। आपने सुना कैप्टन प्रेम नाहर को, उनकी वॉर वाली ज़िंदगी, उनकी सेवा वाली ज़िंदगी जो रिटायरमेंट के बाद शुरू हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इंसान बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करता है,
और कोशिश करता है कि जो देश के अंदर रह रहे लोग हैं वो सुरक्षित रहें, चैन की ज़िंदगी जिएं, चैन की नींद सोएं, और रिटायरमेंट के बाद उस फौजी को दर दर की ठोकरें खानी पड़े हर चीज़ के लिए, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो। कोई सरकार किसी तरह की सोच नहीं रखती है इनके प्रति। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इतनी उपेक्षा ना करें इनके साथ कि ये टूट जाएं। देखते रहिए TV4 में। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवें का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, ये फिजाएं बुला रही ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं